अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि वहाँ पे हमने बात की थी ज़ीरोथ लॉ की। तो ये ज़ीरोथ लॉ जो है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद इसकी बात हुई थी इन हिस्ट्री, लेकिन हम इसको ज़ीरोथ लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का उसकी बात होती है, जो कि फर्स्ट लॉ के अंदर और जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने थर्मोडायनामिक्स की बात की थी तो उसमें हमने ये बात की थी कि इसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सिस्टम जो है वो कंसिडर करना पड़ता है, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद फिर उसका एनवायरनमेंट था, और इसको जो था वो हम जो इन्वायरमेंट की बाउंड्री है, जो बाउंड्री उसको सेपरेट करती है सिस्टम को इन्वायरमेंट से, उसको हम नाम देते थे सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्दर जो स्टडी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हमने एक सिस्टम जो है वो कंसिडर करना है। सिस्टम हमारा कोई भी हो सकता है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो जैसे कि हाइलाइटेड पार्ट के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने सिस्टम की ही बात की है कि वी कंसंट्रेटेड और अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल भी हमारा सिस्टम हो सकता है और एक मखसूस ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारा सिस्टम जो है वो हो सकता है। तो जो भी चीज़ अपनी सराउंडिंग के साथ यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, कर रही होगी, चाहे वो पार्टिकल्स की सूरत में है या वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सूरत में है, वो हमारा जो है वो सिस्टम होगा। तो जब हमने सिस्टम की इंटरेक्शन की बात करनी है तो हमने जितनी भी पॉसिबल उसकी इंटरेक्शन है इन सिस्टम की इन्वायरमेंट के साथ, उसको जो है वो हमने कंसिडर करना है। तो जो पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है हमारे सिस्टम की, वो अगर हम एज ए होल देखें तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर है। तो ये जो इंटरेक्शन है, इट मे बी समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, समटाइम्स एज इन द केस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जो बात कर रहे होते हैं वो फोर्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फोर्स होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो जब भी हम मोमेंटम की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम किसी फोर्स की बात जो है वो कर रहे हैं, और दूसरी जो जब फोर्स लगती है तो डेफिनेटली को पता है कि वर्क होता है, और जो वर्क है वो भी मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यानी जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। और यानी जब फोर्स होगी तो इट मीन्स के वर्क की बात होगी, और जब वर्क की बात होगी तो उसका मतलब ये होगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र की बात होगी। तो एनर्जी इंटरेक्शन है बेसिकली। और दूसरा जो है वो हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे मैं शुरू में बात की, जो होगी इसकी इंटरेक्शन ही वो होगी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की सूरत में।
तो पहली जो हमारे सामने बात आई है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स या इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या फिर इन टर्म्स ऑफ जो है वो वर्क होती है। तो वी आर फ्री टू डिफाइन आवर सिस्टम इन एनी कन्वीनियंट वे। तो किसी भी जो हमारे लिए बेहतर हो उसके हिसाब से हम अपने सिस्टम को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और उस सिस्टम में प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसमें तमाम किस्म की जो एनर्जी ट्रांसफ़र है टू द सराउंडिंग्स, फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम, इट मस्ट बी पॉसिबल। तो वो चीज़ जो है वो हमें, वो उस चीज़ को हम जो है वो सिस्टम जो है वो कह सकते हैं। तो सिस्टम आप कोई भी ले सकते हैं। आगे जो है वो कुछ एग्जांपल्स हमने सिस्टम की जो है वो डिस्कस की हुई हैं। तो जिस तरह के हाईलाइटेड पार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो सिस्टम है वो हमारा एक ब्लॉक भी हो सकता है मेटल का, और जब वो इन्वायरमेंट में रखा हो और इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से उसका इंटरेक्शन हो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का, यानी जो एनर्जी है वो ब्लॉक से इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से जो है वो ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो, तो ये हमारा जो है वो एक किस्म का इंटरेक्शन हो जाएगा सिस्टम का इन्वायरमेंट के साथ। और दूसरा जो है वो हम ये कह सकते हैं जिससे हम आप बहुत अच्छी तरह आगाह भी हैं कि अगर हम वाटर लें और आइस लें और इनको आपस में मिक्स कर दें एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, तो फिर भी क्या होगा कि जो इन दोनों में है वो एनर्जी का जो है वो एक्सचेंज होगा। लेकिन चूंकि वो इंसुलेटेड है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, लिहाजा वहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको आप अपना सिस्टम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम अगर कोई सिस्टम लेते हैं और उसमें हम फर्ज कर लें कि जो एनर्जी मौजूद है वो जस्ट इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, और जैसे कि आपने उसको एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जीज़ हों चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज़ हों, तो मॉलिक्यूल्स की अपनी तमाम जो एनर्जीज़ हैं उनका जो मजमूआ होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दो टर्म्स का मजमूआ होगी। एक क्यू, एक हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा जो है वो डब्ल्यू जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, जैसे को पता है कि अगर ये एनर्जी है राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे भी एनर्जीज ही होंगी, तभी इक्वेशन जो है वो जस्टिफाई होती है। तो अब ये कौन सी एनर्जीज हैं, यानी सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यू कौन सी एनर्जी है और डब्ल्यू जो है ये कौन सी एनर्जी है। तो जो क्यू है ये हमारी वो एनर्जी है जो कि एज अ हीट हमारे सिस्टम से सराउंडिंग को या सराउंडिंग के से सिस्टम को ट्रांसफ़र होती है। और जबकि जो डब्ल्यू है ये हमारे पास वो एनर्जी है जो किसी मैकेनिकल वर्क की सूरत में, तो जब मैकेनिकल की बात आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ वहाँ पर जो है वो मूवमेंट हो रही होगी सिस्टम के किसी हिस्से में। तो अगर हम एक सिलेंडर की ही बात करें और उसके अंदर एक पिस्टन मौजूद है, तो फर्ज कर लें कि ये पिस्टन है, तो इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है वो हमें उसका मैकेनिकल वर्क जो है वो बताएगी। और अगर मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा तो उसके बगैर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो है हमारा क्यू, जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द सिस्टम और सिस्टम टू द इन्वायरमेंट।
तो ये थी एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो दो एनर्जी टर्म्स का मजमूआ जो है वो हो सकती है। तो इसी को जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी जो हमारी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, इट इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। तो अब हम इनकी जो साइन कन्वेंशंस हैं वो हम देखते हैं। साइन कन्वेंशंस यानी जो वर्क है वो कब पॉजिटिव होगा या कब जो है वो नेगेटिव होगा, तो वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें इक्वेशन से ये नज़र आ रहा है कि तमाम जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के अंदर तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो वर्क उस सूरत में पॉजिटिव होगा जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने का बायस बनेगा। इसी तरह क्यू यानी हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी जो हीट की टर्म्स में ट्रांसफ़र हो रही है वो उस वक्त पॉजिटिव होगी जो इंटरनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, ये मालिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करने का बायस बनेगी। तभी हम इसको जो है फर्दर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्यू को डिफाइन किया गया है कि क्यू इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। और वर्क क्या है, और डब्ल्यू वो एनर्जी है जो कि किसी फोर्स के नतीजे में सिस्टम या एनवायरनमेंट के दरमियान जो है वो चेंज हो, मतलब ये समझ लें कि मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है सिस्टम किसी पार्ट में जिससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम डब्ल्यू यानी वर्क डन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी साइन कन्वेंशंस की। जैसे कि अभी हमने बात की है कि हमने वो होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके बाद ये हिस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इसको जो है हम अब आगे चलते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है जब उस पर वर्क होता है तो वर्क होने से पहले वो एक इनिशियल स्टेट के अंदर मौजूद होता है। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट हम किसको कहते हैं, जिसमें उसके तमाम जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं जिनको हमने माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कहा था, या फिर उसको हमने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहा था, जिसमें उसका प्रेशर था, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें अगर किसी स्टेट की चेंज नहीं हो रही, किसी स्टेट पे चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे वो जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इसको जो है वो हम डायग्रामेटिकली जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो दिखाया गया है। यानी अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, बाउंड्री जो इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है। तो इसमें किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी वर्क की सूरत में इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हीट एनर्जी की सूरत में इंटरेक्शन हो सकता है। तो जब हमारी जो स्टेट है वो फिर इक्विलिब्रियम हो जाती है तो फिर वहाँ पे कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं होता। तो जो हमारी थर्मोडायनामिक्स है उसमें हम इक्विलिब्रियम स्टेट्स की ही बात करते हैं, इन बिटवीन क्या हो रहा है उसकी हम बात नहीं करते। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू और होगी, यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू और होगी।
तो हमने इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट से फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है, तो ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये हमारी जो है वो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यहाँ पे वही बात हुई है कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था। इक्विलिब्रियम स्टेट हम किसको कहते हैं, जिसमें उसके जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि उसकी जो क्यू की वैल्यू है, उसकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट होंगी। और चूंकि हमने जो था वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना है, यानी हमने जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये बात डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस का जो है वो नाम देते हैं। अब इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम क्यों कहते हैं, थर्मल प्रोसेस क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम उस सूरत में होगा थर्मोडायनामिक अगर उसमें तमाम किस्म का, यानी उसमें थर्मल, उसमें मैकेनिकल, उसमें केमिकल, तीनों किस्म का जो है वो इक्विलिब्रियम होगा। तो जो हमारा एक जनरल सिस्टम है उसमें तीनों किस्म की इंटरेक्शन जो है वो हो सकती है। तो तीनों किस्म से उसकी जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, इसलिए हम अपने इस प्रोसेस को जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज होती हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो एक नई स्टेट में चला जाता है जिसको हम फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और वहाँ पर भी जो हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन पहले से डिफरेंट होती है। तो कई तरीक़ों से हम ये काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भी हम काम करेंगे तो हमारी जो टोटल जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो हमेशा जो है वो क्यू और डब्ल्यू के सम के इक्वल होगी, यानी ये वाली चीज़ जो हमेशा फुलफिल करेगी। यानी हमारी जो सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र की है या हुई है और जो वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है या किया है सिस्टम ने, तो इन तमाम का जो सम होगा वो जो इंटरनल एनर्जी है उसके इक्वल होगा। अब चूंकि हमने अभी जो बात की है कि हर एक स्टेट के लिए जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो सेम होती है, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी को एक स्टेट फंक्शन जो है वो कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है ये उसके बारे में हम बताती है, और इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि वो स्टेट कैसे पहुंची उसके बारे में नहीं बताती। तो इसलिए हम इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन जो है वो कह देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। तो अभी हमने जो डिस्कशन की है उसको हम इस पैराए में जो है वो समराइज कर सकते हैं कि इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट्स द क्वांटिटी Q plus W has the same value between any path। यानी कि अगर हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट कांस्टेंट्स हों तो जो हमारी Q प्लस W की वैल्यू होगी वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगी। तो इसको आप इस तरह ग्राफ के सूरत में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास ये ग्राफ है, उसमें हम इस तरफ जो है वो एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, यहाँ पर जो है वो सेकंड कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर प्लॉट कर लेते हैं, और सिस्टम की इनिशियल स्टेट फर्स्ट कर लिए हैं, और हम एक प्रोसेस करते हैं जिसकी उसकी जो है वो ये स्टेट बनती है, ये उसका पाथ बनता है। इसको हम उसकी फाइनल स्टेट जो है वो कह लेते हैं, ये इनिशियल और फाइनल। तो अगर हम किसी और तरीके से जो है वो फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो ये वाली वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, Q प्लस डब्ल्यू जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू, चाहे इस पाथ को फॉलो करें चाहे इस पाथ को फॉलो करें कि हम यहाँ तक पहुँचे, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो दोबारा इस चीज़ को सुने, यानी अगर हम फाइनल स्टेट पर पहुँचते हैं, चाहे हम ये वाला पाथ अडॉप्ट करते हैं चाहे ये वाला पाथ अडॉप्ट करते हैं, हमारी जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी वो फाइनल पोजीशन के ऊपर जो है वो कांस्टेंट होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये इस पैराग्राफ में कहने का मतलब है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसको हम एक जनरल लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हैं।
The first law of thermodynamics is general result that is applied to every process जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर जो है वो होता है। तो उसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर दी गई है कि फॉर एग्जांपल वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ टू द एक्सप्लोजन ऑफ फायरक्रैकर इन एन इंसुलेटेड स्टील ड्रम। यानी अगर हमारे पास कोई एक स्टील ड्रम है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास आपके पास कोई ड्रम बर्तन है और इसके अंदर जो है फायर क्रैकर जो है वो पड़ा हुआ है और ये उसकी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये एक्सप्लोड होने से पहले उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो जब ये एक्सप्लोड हो चुका होगा तो वो इसकी जो स्टेट होगी वो उसकी सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो होगी, यानी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो वी कैन अकाउंट फॉर द एनर्जी बैलेंस बिफोर द एक्सप्लोजन एंड आफ्टर द सिस्टम हैज़ रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जब वो एक्सप्लोजन के बाद जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो अडॉप्ट कर चुका होगा। एंड फॉर दिस कैलकुलेशन वी नीड नॉट वरी दैट द इंटरमीडिएट कंडीशन इज टर्बुलेंट, कि जो उसकी एक्सप्लोड होने से पहले और एक्सप्लोड होने के बाद जो दरमियान वाली कंडीशन थी, यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के दरमियान जो उसकी सूरत हाल है, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमने जो उसकी एनर्जीज वगैरह कैलकुलेट करनी है वो उसकी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट और जो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है उसके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ वेल डिफाइंड हैं और जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसके ऊपर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो मीडिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसके एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।